हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा संपूर्ण इतिहास की एक जो सीरीज चल रही है हमारी एनसीईआरटी के ऊपर में बेस्ड, उसका एक और लेक्चर हम देखने वाले हैं। मैंने इससे पहले एक लेक्चर आप लोगों का लिया जो एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री था, करीब पौने 2 घंटे तक वो सेशन चला था आप लोगों का। इस लेक्चर को देखने के बाद आप उस लेक्चर को भी जरूर देखना। मैं उसकी जो लिंक है वो आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। आप लोग पिन कमेंट के अंदर में देख सकते हो उसको बाद में। आज हम जो सेशन करने वाले हैं, आज जो हम लोग यहाँ पर में क्वेश्चंस देखेंगे, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी आप लोगों को काफी ज्यादा जो है नॉलेज देगा, आपको आपके एग्जाम में मदद करेगा। सीटेट में आपको तो मदद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो आप लोगों की बिहार की एग्जाम आने वाली है उसमें, DSSB की एग्जाम के अंदर में, प्लस फ्रेंड्स आप लोगों की यूपी की एग्जाम, सुपर टेट की एग्जाम, उसमें भी आप लोगों को काफी ज्यादा मदद करने वाला है। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं सेशन को हमारे। और जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फ्रेंड, 600 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए सेशन के स्टार्ट होते ही। जहां जहां इस सेशन को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे। और जिन लोगों ने भी उन सेशन को लाइक कर दिया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को फिर से एक कोट सुनाना चाहूंगा कि रास्ते की परवाह वही करते हैं जिन्हें कुछ करना नहीं है। सफलता कोई एक दिन में मिल जाने वाली चीज नहीं है फ्रेंड्स, कि बस आ जाए और सफलता मिल गई एग्जाम वाले दिन जाके। भाई वो एक पूरी एक जर्नी है, एक रास्ता है पूरा आप लोगों का, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक दिन में मिल जाने वाली चीज नहीं है वो। और जो सफलता एक दिन में मिल जाती है ना, वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है फिर। तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और यही स्ट्रगल आप लोग कर रहे हो। आप लोग पढ़ रहे हो, अपने आप को रोज इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फ्रेंड्स जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट बेटर मिलेगा ही आप लोगों को। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैंने जो हमारा लेक्चर एक टेक्निकल रीजन की वजह से जो खराब हो गया था, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। देखते हैं कितने लोगों को ये क्वेश्चन याद हो गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों का क्वेश्चन में बोला गया है कि वॉट वॉज सूरत हुंडी वॉज फेमस इन इजिप्ट एंड इराक। सूरत की जो हुंडी थी वो आप लोगों की बहुत सारे जगह पे फेमस थी, ठीक है। अलग अलग जगह पे, इजिप्ट में, इराक में, ओके, बेल्जियम में, अलग अलग जगह पे यहाँ पर में फेमस थी। आप लोगों को बताना है कि ये जो सूरत की हुंडी है वो क्या है। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सूरत की हुंडी जो बहुत फेमस थी, एक्चुअल में ये एक रिकॉर्ड था। किसका रिकॉर्ड था ये? जो भी आपने डिपॉजिट किया है, जो पैसा डिपॉजिट किया है आप लोगों ने, उसका एक रिकॉर्ड जो होता था उसको हुंडी बोलते थे। जैसे कि ये बॉम्बे प्रोविंस की एक हुंडी है, बॉम्बे प्रोविंस की, कि भाई किसी ने जो है ये 2500 रुपये जमा करवाए हैं, उसकी रसीद है ये, ओके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। सूरत की जो हुंडी थी या फिर हुंडी जो होती थी, बेसिकली ये एक नोट होता था, नोट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन। किसी पर्सन ने अगर कोई डिपॉजिट किया है तो वो जो रिसिप्ट मिलती थी वो होता था ये। इसको दिखाकर आप कोई चीज़ उधार ले सकते थे या इसको गिरवी रखकर कुछ सामान खरीद सकते थे, क्योंकि पता है कि भाई पैसे अगर ये आपके पास में है तो ये उस बात का सबूत होता था कि आपके पास में पैसे है और आपने जमा करवाए हुए हैं। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये जिस भी पर्सन के पास में ये हुंडी रहेंगी वो जाके पैसे ले लेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया था? 79% लोगों ने। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करते रहिए। पूरा लेक्चर देखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, और आप लोगों को लास्ट में एक टेस्ट भी मिलेंगे। जितने भी बच्चे पूरा लेक्चर देखेंगे उन लोगों को लास्ट में टेस्ट मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, जो हमारा सेशन खराब हो गया था ना, उसके अंदर में 2 क्वेश्चन थे हमारे, पहले वाले 2 क्वेश्चन। उन दोनों क्वेश्चन को आप कर लीजिए, और मैं पोल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देख लिया जाए कि कितने बच्चे उसका आंसर कर पाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच अपर्णा कश्यप जी, आप भी बहुत अच्छा पढ़ते हो। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने जो है अपना मैसेज संस्कृत भाषा में दिया है, ओके। और बुद्धा जो है वो सबकी रिस्पेक्ट करने बोलते थे। और बुद्धा का बोलना था कि हमारे एक्शंस चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वो आपको इस लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में भुगतने तो पड़ेंगे, कर्मा, ठीक है। तो कर्मा जो है वो आपके सामने तो आएगा ही आएगा। तो हम लोगों ने एक ही चीज से एलिमिनेट कर दिया था। देखिए, ये एग्जाम में ओरिजिनल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था आप लोगों के ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में। लेकिन अब आप लोगों का जो पेपर है किसी भी इसके अंदर में पूछा जा सकता है। आपको बता दूं, एनसीईआरटी के अंदर में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा के अंदर में उन्होंने प्रवचन दिए थे, प्राकृत भाषा में। जो पाली वाले लोग हैं ना, उनको गौतम बुद्ध कभी माफ नहीं करेंगे। वो बोलेंगे मैंने प्राकृत भाषा में प्रवचन देकर आया,
ठीक है, और तुम लोग पाली पाली कर रहे हो। अरे पाली भाषा में वो लिखे गए थे बाद में, जब उन्होंने प्रवचन दिए थे तो प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा समझो, बात की गहराई को समझो आप लोग। प्राकृत भाषा उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी, प्राकृत भाषा, संस्कृत नहीं, पाली नहीं, प्राकृत भाषा थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाद में पाली भाषा के अंदर में उसको लिखा गया बाद में, बट जो उन्होंने प्रवचन दिए थे, अपने अपने प्रवचन दिए थे, वो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, पाली स्क्रिप्ट के अंदर में लिखा गया था उसको बाद में। ठीक है, तो ये वाला गलत है आप लोगों का, दूसरा वाला। तो जहां जहां बी है काटो काटो काटो। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लेते कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया है। 73% लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में हमारे, चलिए आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, इनमें से हम्पी के बारे में कौन सा वाला सही है। हम्पी डम्पी, आगे क्या था यार, अंग्रेजी मीडियम वालों बताओ, है क्या कोई अंग्रेजी मीडियम वाला इधर में? वो हम्पी डम्पी क्या था, कोई पोयम थी ना आप लोगों को? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं हम्पी की, तो हम्पी जो है ना, ये कर्नाटक के अंदर में एक शहर है। कहां पर में, कौन से राज्य में? पहली बात तो कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पहली बात तो हम्पी, हम्पी जो है ये कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन पर लोकेटेड है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी जहां से बहती है वहां पर में लोकेटेड है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैप में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की, तो यहाँ से जो है ये कृष्णा नदी बहती है और यहाँ से आती है तुंगभद्रा नदी, तो उसके बीच में यहाँ पर में लोकेटेड है आप लोगों का हम्पी। ठीक है, कृष्णा नदी, कृष्णा और उसी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, तो उनके बीच में यहाँ पर में लोकेटेड है वो। यहाँ पर में कोई भी सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया दीवार बनाने के लिए, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो अंबुजा सीमेंट वहां थी नहीं कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारी टूट गई यार वहां पर भी दीवार। ये क्या करते थे ये लोग, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये लोग इस तरीके से पत्थरों पे पत्थर रख के, ठीक है, पत्थर पे पत्थर रख रख के जो है वो उसको चिपका देते थे इस तरीके से। ठीक है, पत्थरों को पत्थरों पे ऐसे फंसा देते थे, पत्थर पे पत्थर फंसा देते थे। ठीक है, तो पत्थरों में पत्थरों को फंसा फंसा कर वो ऐसे दीवार बनाते थे। ठीक है, ऐसे बीच बीच में पत्थर रखवा लगा दो, ठीक है, इस तरीके से लगा दो, यहाँ पर मैं छोटा सा पत्थर यहाँ और फंसा दो, यहाँ पर मैं ऐसे लगा दो, यहाँ पर मैं पत्थर लगा दो, इस तरीके से। ठीक है, तो पत्थरों में पत्थरों को फंसा फंसा कर, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, दीवार बनाते थे। तो यहाँ पर में इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो यहाँ पर में इन्होंने किसी भी सीमेंट का या फिर गारे का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया है, मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है इन्होंने। शिलाखंड को आपस में गूंद कर फंसा कर ये लोग क्या करते थे, दीवार बनाते थे इंटरलॉकिंग सिस्टम से। तो ना ही कोई मोटर ना ही कोई सीमेंट का इस्तेमाल इन्होंने किया है। कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बेसिन पर लोकेटेड है। विजयनगर एम्पायर की अंदर में ये एक समय में न्यूक्लियस या उसकी राजधानी हुआ करता था। ये यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर में, ये कर्नाटक है और यहाँ पर में हम्पी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बेसिन पर। ठीक है, चलिए आप बाकी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फेस्टिवल होता था, महानवमी फेस्टिवल। महानवमी फेस्टिवल यहाँ पर में मनाया जाता था, महानवमी फेस्टिवल, नवरात्रि जिसको आप लोग बोलते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था जो यहाँ पर में मनाया जाता था। और यहाँ पर में कुछ देवदासियाँ होती थी जो डांस करती थी, टेम्पल डांसर। ठीक है, वो कन्ना कुन्नड़ी टोड़ा नहीं टोड़ा नहीं टोड़ो नहीं, कुछ तो भी होता है ना पर आपका, वो देवदासी वाली प्रथा वहाँ पर में होती थी। ठीक है, टेम्पल डांसर जो टेम्पल्स में डांस करती थी। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर में आपका कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन के ऊपर में लोकेटेड था, कोई सीमेंट एजेंट यहाँ यूज नहीं किया गया, इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और महानवमी फेस्टिवल बेसिकली वही नवरात्रि वाला फेस्टिवल है आप लोगों का, वो यहाँ मनाया जाता था। तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है आप लोगों का। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर मैं मोहम्मद आज़ाद ने इतना गहरा वाला शेर मारा है
कि वो मेरे भी समझ से थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। भाई तुम्हारे घर के रास्ते में कोई कहकशा होंगी तो तुम्हारे घर के रास्ते, तुम्हारे घर आएगा कौन, क्यों? ठीक है, क्योंकि कहकशा का मतलब तो मतलब कोई लड़की का ही नाम होता है, तुम्हारे घर कोई आएगा ही नहीं, वो रास्ते में ही रुक जाएगा। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, ये तो बोलकर तुम और नहीं बुला रहे हो उसको। ठीक है, कहकशा होंगी तो वो नहीं आएगा घर पे। समझ ही नहीं आया यार मेरे को, मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो करके। मजाक कर रहे हो यार। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। मैं आप लोग सूरत के बारे में किसने लिखा है कि विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाजों को किसी भी समय इस बंदरगाह पर लंगर डालकर ठहराया जा सकता था। इतना बड़ा बंदरगाह था सूरत का। ठीक है, इतना बड़ा बंदरगाह था सूरत के अंदर में। ठीक है, कि वहां पर में 100 जहाज जो है वहां पर में रुक सकते थे। एक अखबार में, एक मैगजीन में छपा था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? उस मैगजीन का नाम क्या था? ओविंगटन। ओविंगटन मैगजीन में एक बार छपा था, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का। ओविंगटन मैगजीन के अंदर में एक बार छपा था भाई कि सूरत का बंदरगाह इतना बड़ा बंदरगाह है कि आप कभी भी चले जाओ, ठीक है, वहां पर में आपको कम से कम 100 जहाज तो देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर में कोई लड़का, कोई लड़का 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 मान लो राजू, हमारा राजू जो है रात में सोया था, क्योंकि उसने बोला किसी भी समय जाओगे तो 100 जहाज तो देखने मिलेंगे। रात के 3 बज रहे थे, राजू सोया था। राजू जो है, राजू को लगी सुसु। अब वो जाके उठा कि जाके सुसु करके आ दो करके, और वो सुसु करने गया। उसको वहां पर में 100 जहाज मिलेंगे उसको रात में भी, क्योंकि यहाँ लिखा है कि किसी भी समय, हर समय वहां कम से कम 100 जहाज खड़े रहते थे। मतलब रात में भी 100 जहाज खड़े रहते थे। ठीक है, 3 बजे वो जाएगा, देखेगा यार हाँ 100 से ज्यादा ही जहाज खड़े हैं करके, फिर वो जाके सो जाएगा। ठीक है, तो ओविंगटन मैगजीन में ऐसे छपा था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में ओविंगटन ने लिखा था कि सूरत का बंदरगाह इतना बड़ा था कि वहां पर में किसी भी समय 100 जहाज ठहराए जा सकते थे। ऑस्ट्रिचेस कहाँ पाए जाते थे? ऑस्ट्रिचेस के अंडे आप लोगों को मिले हैं बड़ी मात्रा में। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग। पोल दे दिया मैंने, आ जाओ। बिहार पीटिका अभी तो हो ही नहीं रही है, क्या करे? अरे वो साइट नहीं चल रही है, साइट चलने लगेंगी। जो भी बिहार वाले बच्चे हैं ना, जो बिहार के फॉर्म फिल करने वाले, वो साइट चलने लगेंगी अभी। शायद कुछ टेक्निकल इशू आया उधर में। बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ मिले आप लोगों को? पाटने में, कालीबंगा में, हम्पी में या कोलकाता में? तो आप लोगों को पाटने नाम की जगह पर मिले हैं फ्रेंड्स, ये याद रखना है। चारों के चारों जगह कौन से राज्य में, ये आप लोग बताएंगे मुझे। एक एक करके आप लोग आंसर करते जाओ जल्दी जल्दी से, कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर में है। ठीक है, तो देखो अगर मैं पाटने की बात करूँ तो ये महाराष्ट्र के अंदर में है। कालीबंगान जो है फ्रेंड्स, ये एक हड़प्पा सभ्यता की साइट है, सिंधु घाटी सभ्यता की साइट, और ये आप लोगों को मिलेगी राजस्थान के अंदर में। ठीक है, हम्पी कहाँ पर में, ये आप लोग कमेंट करोगे, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया यहाँ पर में। ठीक है, चलो मोहम्मद आज़ाद ने बताया कि शहर, शेर का मतलब सफलता हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। चलो थैंक यू वेरी मच आज़ाद जी। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देखिए हम्पी आप बताएंगे, और कोलकाता आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल के अंदर में। हम्पी आप लोग बताओगे कहाँ पर में, अभी बताया मैंने आप लोगों को। चलिए, तो फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने कि शुतुरमुर्ग, ये इस तरीके से बड़ा सा शुतुरमुर्ग दिखता है। भारत में अब ये लुप्त हो चुका है, लेकिन इसके अंडे हमें पाटने में अभी भी मिल लेते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। शुतुरमुर्ग के अंडे पूरा पाषाण काल में पाए गए हैं महाराष्ट्र के पाटने में। इनके छिलके के ऊपर में किसी ने जो है वो डिजाइन भी बनाया हुआ है। ठीक है, डिजाइन उकेरा हुआ है। ठीक है, जबकि किसी किसी ने उनके मनके भी बनाए हैं, मतलब कान में झुमके। मान लीजिए कि कोई राजू है, वो अपनी मैडम को, नेहा को जो है वो गिफ्ट देना चाहता, तो शुतुरमुर्ग के अंडे लिया उसने। ठीक है, उसको माला में पिरोया, ठीक है, और झुमके दे दिया, मनके वगैरह बना के दे दिया उसने, या फिर हार बना के दे दिया। ठीक है, ऐसा पीछे से गया होगा वो अंडे, वो जो है वो खाना बना रही थी, ठीक है, जाके ऐसे पहना दिया उसने पीछे से। तो मनके भी आप लोगों को मिले हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। डिजाइन के कुछ टुकड़े ऐसे भी मिले जिसके ऊपर में डिजाइन किए गए थे शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पे। मान लो ये छिलका है, इसके ऊपर में डिजाइन की गई है थोड़ी थोड़ी सी। तो उस समय ऐसे ही होता होगा, और क्या होगा यहाँ पर में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का आप लोगों का देख सकते हो, एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है। मैंने बताया आपको कि बीड्स आपको मन के मिले हैं, ठीक है, और कुछ के ऊपर में डिजाइन भी बनी हुई थी। ये महाराष्ट्र के पाटने नाम के इलाके के अंदर में आप लोगों को मिले हैं ये अंडे के छिलके। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे इस तरीके से, जब आप कॉमेडी वे में पढ़ते हो ना, तब आप लोग कभी नहीं भूलते हो। आपका पूरा 100% फोकस होता है। तो इसी तरीके से पढ़ना होता है आप लोगों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है इंस्टाग्राम के ऊपर में भी टीचिंग परीक्षा को सर्च कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा सर्च करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर में तो भी आप लोगों को टीचिंग परीक्षा मिल जाएगा। काफी सारे बच्चे जुड़े हुए इंस्टाग्राम के ऊपर में, तो टीचिंग परीक्षा सर्च कीजिए @टीचिंग परीक्षा, वहां पर में भी काफी सारी जानकारी आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, यहाँ पर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिमेखलाई महाकाव्य से संबंधित है? मणिमेखलाई, देखिए मणिमेखलाई नाम की एक महाकाव्य है, उससे रिलेटेड है ये, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, जो एग्जाम में आया था, एग्जाम में आया था ये आप लोगों का एक शिफ्ट में। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, और जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर करते रहिए यहाँ पर में। खाना नहीं बना रही थी सर, 7 फेज की क्लास ले रही थी नेहा दानिश सर की। हाँ ये भी हो सकता है कि नेहा दानिश सर की क्लास ले रही हो और पीछे से आकर उसको पिला दिया हो, भी हो सकता है भाई। देखिए यहाँ पर मैं मणिमेखलाई के बारे में आप लोगों को बोला गया है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि मणिमेखलाई जो है ये तमिल में लिखा गया था, तमिल भाषा के अंदर में, ठीक है। यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया है, सतनार के द्वारा। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है और इसकी रचना लगभग 2500 साल पहले हुई थी। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था। एक्चुअल में किसी को बताना मत बस यार, देखो ये बड़ी सी ना अजीब सी अलग सी कहानी है, किसी को बताना मत, आप लोग ऐसी किसी की बेइज्जती नहीं करते, ओके। एनसीईआरटी वालों ने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग किसी को मत बताना ये वाली बात, ठीक है, चुपके चुपके से। एक्चुअली क्या होता है कि एक ना कोवलन नाम का व्यक्ति था, कोवलन, कोवलन ये व्यापारी था, ठीक है। उसकी शादी करवा दी जाती है एक लड़की से जिसका नाम था कन्नगी, कन्नगी, कन्नगी ये वाइफ थी उसकी। कोवलन ने पहले जो है जो पहली रात होती है उसमें उसको गिफ्ट वगैरह दिया था कन्नगी को, उसमें मैंने पढ़ा है वो उसके अंदर में, ठीक है, उस कहानी के अंदर में पूरा बताया गया बेसिकली। तो कोवलन ने कन्नगी को बोला कि कन्नगी तुम बहुत सुंदर हो, तुम जो है तुम्हें कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, तुम बिना गजरे की भी बहुत सुंदर लगती हो, अदरक लहसन प्याज बहुत सारी चीज़ें बोली। कन्नगी बड़ी खुश हो गई और उसके प्यार में पड़ गई पहले ही रात, पहले ही दिन, ठीक है। दोनों में बड़ा प्यार हुआ। कोवलन को एक दिन जो है माधवी मिली, माधवी, माधवी जो है ये एक नृत्यगी थी, मतलब जो नहीं क्या डांस वगैरह करने वाली लड़की वो थी। अब कोवलन को जो है वो माधवी से प्यार हो गया, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, बाहर की बिरयानी। तो कोवलन और माधवी, कोवलन जो है माधवी को त्याग देता है और इसके साथ में रहने लगता है, इसके साथ, इसके साथ कोवलन जो है माधवी के साथ में रहने लगता है। ये कहानी जो है आप लोगों की यहाँ पर में आगे बढ़ती है। फिर उसको समझ में आता है कि यार मैंने तो गलत किया, मेरी पत्नी अच्छी थी कन्नगी, वो वापस चला जाता है कन्नगी के पास में। फिर बाद में कोवलन की मृत्यु हो जाती है, वो पूरी कहानी है, वो कहानी खत्म हो गई, ठीक है, वो कहानी खत्म हो गई। उस कहानी का नाम क्या था जिसमें कोवलन और माधवी की कहानी दी गई है? कोवलन, माधवी और कन्नगी की कहानी दी गई है, बताइए जल्दी से, उस कहानी का नाम क्या था? बता सकते हो आप लोग? कोवलन और माधवी की वाली जो कहानी थी उसका नाम क्या था? क्योंकि वो कहानी अलग है और ये कहानी अलग है। बताओ। वेरी गुड, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, उसका नाम था सिलप्पदिकारम, सिलप्पदिकारम, सिलप्पदिकारम नाम था उसका, सिलप्पदिकारम, ठीक है। और उसको लिखा किसने था? इलांगो नाम के कवि ने लिखा था, इलांगो नाम के कवि ने, इलांगो, इलांगो नाम के कवि ने लिखा। अब हमें नहीं पता था कि जब कोवलन माधवी के साथ में रह रहा था तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके, उसके बीच हमें नहीं पता था। बट मणिमेखलाई नाम की एक कविता आती है बाद में, ठीक है, बाद में मणिमेखलाई नाम की एक कविता आती है जिसको लिखा सतनार ने, वो इलांगो ने लिखा था, ये सतनार ने लिखा तमिल भाषा में। उसने बोला कोवलन जब माधवी के साथ में रह रहा था तब माधवी प्रेग्नेंट हो गई थी और माधवी की बाद में एक बेटी भी हुई थी। देखो इलांगो शरीफ इंसान, इलांगो ने ऐसा कुछ नहीं बताया, ये सतनार के दिमाग में आया यार, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब कोवलन जो है करीब 1 साल तक माधवी के घर पे रहा हो, इतना तो शरीफ था नहीं वो। क्या लगता आपको, था क्या शरीफ वो इतना? तो भाई सतनार की बात में दम है, मैं सतनार की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ हाँ, लिव इन रिलेशन टाइप का कुछ तो भी बिल्कुल। तो कोवलन और माधवी की बेटी हुई थी, उसकी कहानी आपको इसमें दी गई है, किसमें? मणिमेखलाई के अंदर में, ये भी सही है। तो सतनार ने लिखा था, तमिल भाषा में लिखा था, इसकी रचना करीब 1400 साल पहले हुई थी, 2500 साल पहले नहीं हुई थी, ये याद रखेंगे आप लोग, ओके। तो 1400-1500 साल पहले जो है आप लोगों का इसकी रचना हुई थी, किसकी? मणिमेखलाई की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है।
शैलपति कारम के बारे में, इलांगो के बारे में 17 जनवरी को पेपर में आया था सर। देखो खुशबू कुमारी यहाँ पर में बोल रही है कि उनके पेपर में आया था शैलपति कारम के बारे में। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सब पेपर में आएगा आप लोगों के, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने, ठीक है। वही वाली चीज। तो मणि मेखलाई जो है एक महाकाव्य है, किसका एक्सटेंशन है ये जल्दी से बताओ। कौन सी वाली कहानी का ये एक इलोंगेटेड वर्जन है। मैं जो जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मणि मेखलाई जो है ये कौन सी वाली कहानी का एक्सटेंशन है, कौन सी वाली कहानी का एक्सटेंशन है, ये कहानी किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, और ये वाली किसने लिखी थी, ये वाली किसने लिखी थी, ये दोनों आप लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताना है। ये करीब 2500 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है आप लोगों की, और ये करीब जो है ये करीब 1800 साल पहले लिखी गई थी, ठीक है। और ये जो है फ्रेंड्स करीब आप लोगों की 1500 साल पहले लिखी गई है, ईयर्स अगो, ईयर्स अगो। 2500 साल पहले दोनों ही नहीं लिखी गई थी, अगो। तो दोनों आप लोग बताएंगे कि किसने लिखा था। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर में आता है। खुशबू कुमार, ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में चोल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। इसकी भी आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात की गई है यहाँ पर में। देखिए चोल साम्राज्य जो है आप लोगों का, इसमें सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। केवल 38% लोगों ने आंसर दिया था पिछले क्वेश्चन का सही। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग, जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं जी। देखिए अगर मैं चोला एम्पायर की बात करूं फ्रेंड्स, तो चोला एम्पायर जो है ना आप लोगों ने याद रखना है कि दक्षिण भारत में यहां पर में इस इलाके के अंदर में फैला हुआ था, इस इलाके में चोला एम्पायर, ठीक है। यहां पर में ग्रामीण व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ग्राम व्यवस्था या ग्राम सभा वाली व्यवस्था अच्छी थी। यहां पर में जो ब्राह्मण लोगों के गांव होते थे उनको सभा कहा जाता था। ब्राह्मण 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 जो विलेजेस होते थे उनको क्या कहा जाता था, जल्दी से लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में आप लोग। ब्राह्मण विलेजेस को क्या बोलते थे, सभा बोलते थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, ब्राह्मण विलेजेस को सभा बोला जाता था। ये जो ब्राह्मण विलेजेस थे इनमें जो सभा होती थी, मान लीजिए यहाँ पर में कोई एक गांव है, उसका सभा बनाई गई है। अगर आपको उसका सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 25 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व दिया जाता हो। बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, और सही क्या है, अगर जो गलत है तो उसका सही क्या है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। अगर आपको चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 35 से 70 होनी चाहिए, ना कि 25 से 70, ठीक है। 35 से 70। जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने सही आंसर किया है, ठीक है। 35 से 70 मतलब उन लोगों ने यहाँ पर में लिख दिया है 25 नहीं 35 साल है, ठीक है। 35 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए उम्र, ओके। चलिए तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपको सभा का मेंबर बनना है चोल काल में, सभा मतलब ब्राह्मणों की बस्तियां, उसका मेंबर बनना है आप लोगों ने, तो भूमि का मालिक होना चाहिए जहां से टैक्स जाता हो। आपके पास में है क्या ऐसी कोई जमीन जिसका टैक्स आप भरते हो? नहीं। खुद का घर है क्या आपके पास में? खुद का घर है आपका, आपके नाम पे, ठीक है। आपकी उम्र 35 से 70 साल के बीच में है या पार कर लिया आप लोगों ने? वेदों का ज्ञान है आप लोगों के पास में? प्रशासनिक मामलों में ईमानदार हो गए आप लोग? ये थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों का, है ना, ईमानदारी वाली। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मैं देखते हैं जो लोग लाइक भी नहीं करते यार, काफी सारे लोग हैं जो ऐसे ही बस बिना लाइक के चले जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में किसी भी समिति का सदस्य नहीं रहना चाहिए, मतलब सबको मौका मिले। इसलिए अगर आप 3 साल में किसी समिति के सदस्य बने हो, सभा के अंदर में कोई एक समिति थी उसके सदस्य बने हो, तो कोई और समिति के सदस्य नहीं बन सकते आप 3 साल तक, ताकि सबको मौका मिले, ठीक है। और अगर आप लोगों को चुनाव लड़ना है समिति का सदस्य बनने के लिए, तो आपको अपने पास कितने पैसे हैं, ठीक है, और आपकी पत्नी के पास, रिश्तेदारों के पास कितने पैसे, उसका उसका ब्यौरा जमा कराना पड़ेगा कि देखो भाई मेरे पास इतने पैसे हैं और मेरे जो है रिश्तेदारों के पास में और बच्चों के पास में इतने पैसे है करके वो देना चाहिए यहाँ पर में, ठीक है। उसका हिसाब किताब देना चाहिए। अगर आपने हिसाब किताब नहीं दिया तो आप जो है क्या हो जाओगे यहाँ पर में, क्या हो जाओगे आप लोग? अयोग्य हो जाओगे, ठीक है। चलिए, हम आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग के अंदर में शुतुरमुर्ग होते थे?
बताओ जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात बताऊँ कि हम कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे, ये हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि महाराष्ट्र के पाटने नाम की एक जगह है, वहां पर में हमको शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। अंडे के छिलकों पे क्या क्या मिला है, जल्दी से कमेंट करके बताओगे आप लोग मुझे क्या क्या मिला है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए अंडे के छिलके पे आप लोगों को क्या क्या मिला है। ठीक है, अंडे के छिलकों पे आप लोगों को क्या क्या मिला है, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दोगे जल्दी जल्दी से। अच्छा, एक वीडियो डाला है मैंने, आप लोगों ने देखा है क्या? अभी एक ऑडियो एक स्टूडेंट का आया था, ठीक है, भावेश सर ने उसको एडिट करके डाला हुआ है, उसको वीडियो के रूप में कन्वर्ट करके। आई होप आप लोगों ने सुना होगा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली उससे कि आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत की जाए। तो महाराष्ट्र के पाटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए, मन के बनाए जाते थे और उसके ऊपर में डिज़ाइन वगैरह भी मिली है आप लोगों को बनी हुई, ये इस तरीके से। तो कुछ टुकड़ों के ऊपर में डिजाइन मिली है आप लोगों को। ठीक है, हो सकता है राजू ने नेहा को डिजाइन करके दिया हो गिफ्ट में, या हो सकता है कि उसको मन के गिफ्ट में दिया हो उसने। मन का मतलब मोतियों, वो ऐसा मन का बना के, मोतियों टाइप का बना के, ऐसा डिजाइन बना के दिया हो उसने। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर करो। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे कि तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के अनुसार कौन सभा का सदस्य नहीं बन सकता। 35 से 70 साल तो बिल्कुल सही बात है। वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, जिनके पास अपना खुद का घर हो, जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया है, वो नहीं बन सकते थे। अगर नहीं दिया है हिसाब किताब, नहीं दिया है, तो आप सभा का सदस्य नहीं बन सकते थे। तो 4 इज द आंसर। ठीक है, डी इज द आंसर, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट द साइट ऑफ जनपद। जनपद क्या थे? तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे भारत के अंदर में ना, ठीक है, छोटे छोटे से जनपद हुआ करते थे, छोटे छोटे से राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे से राज्य। बाद में वो बड़े होकर महाजनपद बन गए, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे से राज्य हुआ करते थे हमारे भारत में। तो जहाँ जहाँ पर में हम लोगों को जनपद मिले हैं, वहाँ वहाँ पर में हमें कुछ स्पेशल प्रकार की पोट्री मिली है। पोट्री का मतलब क्या होता है? बर्तन। ठीक है, तो स्पेशल प्रकार के बर्तन मिले हैं। आप लोगों को बताना है कि कौन से वाले बर्तन आप लोगों को मिले हैं जनपद वाली जगह पे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों के यहाँ पर में आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आंसर याद रखना है आप लोगों ने कि जो जनपद वाले इलाके थे, आज से करीब जो है फ्रेंड 3000 साल पहले, ठीक है, 3000, 2.5 से 3000 साल पहले, यहाँ पर में आप लोगों को पेंटेड ग्रे वेयर मिले। आप लोगों को धूसर रंग के पात्र, धूसर रंग के, ठीक है, ग्रे कलर के बर्तन आप लोगों को मिले हैं जनपद के समय में। तो जनपद धूसर, जनपद धूसर, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, जनपद धूसर। आप ऐसे याद रख लो, जहां जहां पर मैं आपने मान लो कि क्या किया, ठीक है, वो आप लोगों ने आप अभी मान लो आपने अभी अभी जो है घर पे पोछा लगाया, झाड़ू लगाया है, और आपके आपके पतिदेव आ गए बाहर से खुश होके, हाय मेरी रज्जो, मैं देख तेरे लिए समोसे लाया हूँ, मैं तेरे लिए जो है वो जलेबी लाया हूँ, आ गए वो, और पैर में पूरी धूल लगी थी, उनके पद पड़े, उन जन के पद पड़े और धूल लग गई पूरी की पूरी, और आप गाली दे रहे हो उनको। समझ नहीं आता क्या? अब भी साफ की, यहाँ पर मैं नौकरानी बना के लाए थे मेरे को, इसीलिए लाए थे कि बार बार साफ करते रहो करके मैं तुम्हारे घर को। तो जनपद धूसर, तो ये याद रख लेना फ्रेंड्स आप लोगों ने, ग्रे कलर का धूसर रंग के जनपद धूसर, धूसर रंग के बर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसी वजह से बता रहा हूं आप लोगों को याद रखने के लिए, पूरी ट्रिक के साथ बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद भी होता रहे साथ साथ में। ठीक है, तो धूसर, धूसर रंग का। और लाल और काले रंग के बर्तन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है, हड़प्पा समय काल के अंदर में मिले। हड़प्पा, हड़प्पा जो समय काल था आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता भी जिसको बोलते हो आप लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके समय में लाल और काले रंग के बर्तन आप लोगों को मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ब्लैक काले कलर के बर्तन आप लोगों को, पॉलिश्ड वाले ब्लैक कलर के बर्तन आपको मिले हैं लेटर वैदिक पीरियड के अंदर में। लेटर वैदिक पीरियड मतलब जब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इनका जब निर्माण हो रहा था ना, उस समय में लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल भी उसको बोला जाता है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल।
ठीक है, तो देखो काल आ गया ना, उत्तर वैदिक काल, तो ब्लैक वाला याद रख लेना आप लोग। हड़प्पा सभ्यता के समय में लाल और काले कलर के बर्तन मिलते थे, लाल और काले, ठीक है। और पेंटेड ग्रेवेयर जो है आप लोगों को मिलते थे जनपद के समय में। देखो पूरा का पूरा याद भी करा दिया आप लोगों को। फिर वाइफ ने हस्बैंड को धूल खिलाई, हाँ बिल्कुल, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब याद हो गया ना जनपद वाला, आप कभी भी नींद में भी लगा दोगे ना, धूसर रंग वाला नींद में भी लगा दोगे अभी कभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में कि जनपद के समय काल के अंदर में आप लोगों को बहुत सारे प्रकार के जो है क्रॉप्स मिले हैं। राइस, व्हीट, बार्ले, पल्स, ये सारी चीजें उगाई जाती थी। चावल, गेहूं, धान सब कुछ उगाया जाता था। आप लोगों को यहाँ पर में मिट्टी के धूसर रंग के बर्तन मिले आप लोगों को, ठीक है, धूसर रंग के ज्यादातर। इनको पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है, चित्रित धूसर पात्र, चित्रित धूसर पात्र। पेंटिंग की गई थी इनके ऊपर में, चित्रित धूसर पात्र के ऊपर में। दिखाओगे आप लोगों को, ये देखिए दिख रही है क्या आप लोगों को? चित्रित धूसर पात्र दिख रहा है आप लोगों को? देखो चित्र बने हुए इसके ऊपर में, ज्योमेट्रिकल चित्र बने हुए अलग अलग प्रकार के, है ना, यहाँ पर में। तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न, सिंपल लाइंस वगैरह बनी हुई है इसके ऊपर में, सिंपल लाइन, सारी की सारी चीजें इस तरीके से आप देख भी सकते हो अच्छे से। ये है वो ओरिजिनल है जो मिला है हमको जनपद काल का, धूसर रंग का है ये, ग्रे कलर का। नेक्स्ट, मगध से होकर कौन सी नदियां बहती थी? मगध से होकर, मगध, मगध राज्य से होकर बहने वाली नदियों के नाम कौन कौन से, ये बता दीजिए आप लोग। मगध नाम, मगध महाजनपद से होकर बहने वाली नदियां। लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां पे शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। आकाश दीपक जी, क्या कमेंट पढ़ना है और नाम भी लेना है? दीपक की तरह आप खुद ही रोशन हो अपने आप। अगर दीपक को कोई नहीं देख रहा है या दीपक को कोई नहीं ऑब्जर्व कर रहा है, तब भी दीपक जो है अपनी रोशनी तो फैलाता ही रहता है। तो आकाश दीपक हो आप, सिर्फ दीपक भी नहीं, वो तो आप तो दूर से ही दिख जाते हो, आपको कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है नाम, ठीक है। चलिए, तो गंगा और सोन नदी, एक्चुअली ताप्ती नदी जो है ना फ्रेंड्स, तापी या ताप्ती नदी जो है, ये एक्चुअल में ओरिजिनल वाला क्वेश्चन था आप लोगों का जो एग्जाम में पूछा गया, और मैंने काफी बार करवाया हुआ इस तरीके का क्वेश्चन। ताप्ती नदी नीचे में बहती है यहाँ पर में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर में। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर में मगध के अंदर में गंगा नदी, ठीक है, और उसकी एक सहायक नदी है सोन। सोन किसकी सहायक नदी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? पेडागोजी कब कराएंगे? तो पेडागोजी भी कराऊंगा मैं आप लोगों को जल्दी ही, क्योंकि पेडागोजी की पूरी पीपीटी बन गई है। पूरी करीब 400 स्लाइड्स की पीपीटी बनी है बाइलिंगुअल आप लोगों की, 400 स्लाइड्स की पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी। तो जो भी पढ़ना चाहते हो वो लोग भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं। जबकि ताप्ती नदी की बात करूंगा ना मैं आप लोगों से, तो ताप्ती नदी यहाँ से जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में से ताप्ती नदी यहाँ से। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हो इसको, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये है गंगा नदी और ये यहाँ से है सोन नदी आप लोगों की। वर्तमान पटना को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए फ्रेंड्स, मगध महाजनपद जो था आप लोगों का, ये वाला, इसकी 2 राजधानियां थी, ठीक है। एक राजधानी थी पाटलिपुत्र, एक राजधानी थी राजगीर और एक राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। तो राजगीर जो है ये पहली राजधानी थी, ठीक है। राजगीर पहली, राजगृह या राजगीर या गिरिव्रज भी इसको बोला जाता था पहले, गिरिव्रज, गिरिव्रज भी बोलते थे। ये फर्स्ट कैपिटल थी मगध की, फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, मगध की पहली कैपिटल मगध की। और पाटलिपुत्र जो है वो है आप लोगों का पटना, ठीक है, पटना, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये सेकंड कैपिटल थी, सेकंड कैपिटल ऑफ मगध। तो आंसर आप लोगों का प्रेजेंट डे पाटलिपुत्र पटना हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये दूसरी राजधानी थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? स्वाभिमान आंदोलन, ईवी रामास्वामी, या जिनको पेरियार के नाम से जानते हो आप लोग, श्री नारायण गुरु, बी.आर. आंबेडकर या स्वामी विवेकानंद? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो ये शुरू किया था ईवी रामास्वामी पेरियार ने, ठीक है। दक्षिण भारत के अंदर में ईवी रामास्वामी, इन्हीं को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पेरियार के नाम से किसको जाना जाता है। सभी लोग लिख दो कि हु इज ऑल्सो नॉन एज पेरियार, पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी को जाना जाता है।
ठीक है, ईवी रामास्वामी नाइकर इनका नाम था पूरा, ईवी रामास्वामी नाइकर, इनको पेरियर के नाम से भी जाना जाता है। श्री नारायण गुरु जो है, ठीक है, ये भी दक्षिण भारत के अंदर में इन्होंने श्री नारायण गुरु धर्म पालन करके एक संस्था उन्होंने बनाई थी दक्षिण भारत में, केरल में। बी आर अम्बेडकर जो है वो जो है हरिजनों के काफ़ी बड़े नेता थे, ठीक है, इन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाए। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो स्वाभिमान आंदोलन चलाया था, ठीक है, ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इनका मानना था कि अनटचेबल्स जो है, ठीक है, उन लोगों को ऊपर उठाना है हम लोगों ने, ठीक है। यही लोग हैं जिन्होंने तमिल कल्चर और द्रविडियन कल्चर को ऊपर किया है, इन्होंने जो है बनाया है, और आज उन्हीं लोगों को अछूत बना दिया गया है ब्राह्मणों के द्वारा। मतलब तमिल कल्चर और द्रविडियन, मतलब दक्षिण भारत का जो कल्चर है वो एक्चुअल में किसने बनाया है? इनका मानना था वही लोगों ने बनाया जिनको अब आज आप अछूत बोलते हो, ठीक है। और ब्राह्मणों ने इनको नीचे कर दिया है, अब इनको ऊपर उठाने की जरूरत है। मनु द्वारा रचित संहिता जो है, जिसको मनुस्मृति आप लोग बोलते हो, भगवत गीता, रामायण, उसके ये कटु आलोचक थे, उनकी आलोचना करते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर में हम लोगों ने देख लिया फ्रेंड्स कि ईवी रामास्वामी पेरियार, स्वाभिमान आंदोलन, नारायण गुरु, ठीक है, श्री नारायण गुरु धर्म पालन आंदोलन इन्होंने चलाया था दक्षिण भारत के अंदर में। बी आर अम्बेडकर छुआछूत के खिलाफ, टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्होंने चलाया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन, बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था 3 बार, मंदिर प्रवेश आंदोलन, ताकि अछूतों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया जा सके। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन चलाया था। सर आपकी बुक मंगवानी थी अमेजोन पर, सर वो हिंदी में नहीं है, कैसे पढ़ूँ सर, हेल्प मी। देखिए मैंने कोर्स के अंदर में तो फ्री में अवेलेबल करवा दिया आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर में। अमेजोन से वो खत्म हो गई है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने उसको मंगवा लिया है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, दानिश शेख सर SST बुक्स करके, वो सारी खत्म हो गई है बुक्स, ठीक है। उसको रीप्रिंट के अंदर में डालना पड़ेगा, सारी की सारी बुक्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने कि वो सारी खत्म हो गई बुक्स, अब उसको रीप्रिंट के लिए डालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच रिफॉर्मर गिव दिस आइडिया फ्रॉम आइडिया, या उनके स्टेटमेंट में से आता है ओरू जाति ओरू मतम ओरू दैवम मनुष्यानु। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना, ये पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है इस बार के पेपर में, ठीक है। मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, इसका नारा किसने दिया था? ये मुझे बहुत बहुत जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पर में लग रहा है, कौन सा बुक है सर? कुछ नहीं है यार, SST बाय दानिश सर लिख लेना, ठीक है। CTET SST बाय दानिश सर लिख लो, NCERT SST CTET बाय दानिश सर टाइप करो, आप लोगों को मिल जाएगा। तो गूगल भी पहचानने लग गया है, ठीक है। तो किस सुधारक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था? वीरासी लिंगम पंटुलू, घासीदास जी, श्री नारायण गुरु, या ईवी रामास्वामी नाइकर? तो ये नारायण गुरु ने, श्री नारायण गुरु ने यह नारा दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, श्री नारायण गुरु ने, ठीक है। तो वीरासी लिंगम पंटुलू जो है, इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं मैं आप लोगों को, आप लोग जाना जानते हो पंटुलू कौन थे, ठीक है। वीरासी लिंगम पंटुलू कौन थे, पंटुलू के बारे में बताऊं मैं आपको। देखिए वीरासी लिंगम पंटुलू जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने मद्रास के अंदर में, मद्रास में, ठीक है, जो इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था इन्होंने, विडो रीमैरिज एसोसिएशन मद्रास के अंदर में, ओके, मद्रास प्रांत में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संगठन बनाया था। गुरु घासीदास जी जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है मध्य भारत के अंदर में, मध्य भारत में जो चमड़े के कारीगर थे, चमड़े के कारीगर जिनको अछूत माना जाता था, ठीक है, उन लोगों के लिए काम किया। श्री नारायण गुरु ने दक्षिण भारत में अछूत लोगों के लिए काम किया। और ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने क्या किया था वो आप लोगों को पता ही है। अभी पता चला आप लोगों को कि भाई इन्होंने जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, है ना। चलिए, अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी लोग बिहार से है, बिहार के लिए आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जब भी आप लोग सर्च करोगे, मतलब यूट्यूब पे बाद में आप सर्च कर लेना, @बिहार परीक्षा बाय TP, ऐसा पूरा कंटिन्यूएशन में सर्च करना, आप लोगों को मिल जाएगा चैनल, या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और जो यूपी वाले लोग हैं वो लोग लिख सकते हैं @UP परीक्षा
यूपी परीक्षा बाय टीपी, ठीक है, यूपी परीक्षा बाय टीपी, ठीक है। जितने भी अलग स्टेट्स के बच्चे और वो चाहते हैं कि टीचिंग परीक्षा उनके स्टेट्स के लिए भी जो है चैनल्स बनाए और उनके लिए भी क्लासेस ले, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स के अंदर में अपने अपने स्टेट्स के बारे में लिख सकते हो, उनके लिए भी हम लोग ज़रूर करेंगे कोशिश। तो देखिए फ्रेंड्स, नारायण गुरु ये एजहावा कास्ट से बिलोंग करते थे केरल के। कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे? एजहावा कास्ट से, एजहावा कास्ट से बिलोंग करते थे। इनका मानना था ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैव्यम मनुष्यानु, मतलब पूरे लोगों के लिए एक धर्म एक जाति और एक ही जो है गॉड होना चाहिए सबके लिए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए सबके लिए। इनका मानना था फ्रेंड्स के जितने भी ये कास्ट सिस्टम है वो क्या करता है, सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम जो है ना यहाँ पर में उसको खराब कर देता है। मतलब कि सेल्फ स्टीम आप लोगों की स्वाभिमान की भावना को खत्म करता है जो कास्ट सिस्टम है। तो कास्ट सिस्टम को खत्म करो, आपके अंदर में स्वाभिमान की भावना आएंगी। अगर कास्ट सिस्टम रहेगा तो स्वाभिमान की भावना नहीं रहेंगी आपके अंदर में। तो एक ही जात रखो सबकी, एक ही धर्म रखो और एक ही भगवान रखो सबके लिए, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ पीपल का आइडिया दिया था इन्होंने। एजहावा कास्ट के थे ये, श्री नारायण गुरु केरल के। अरे ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर समझेंगे बाय दानिश सर लिखा है यहाँ पर में, वो टीम ने यहाँ लगा दिया है वो, नहीं तो बस पता चले कि दानिश सर की फ्यूचर की फोटो है करके। दाढ़ी नहीं, अभी नहीं है मेरा ऐसा विचार कोई संन्यास लेने का। इस क्वेश्चन का आंसर करो। अरे यार सही जगह पे तो लगा दिया करो कम से कम, बाय दानिश सर कहीं पे भी लगा देते हो। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आंसर करो इसका जल्दी जल्दी से सभी लोग। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। पंडिता रामाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी, ठीक है। विदुषी मतलब वो विदुर था ना, उससे पढ़ा है ये शब्द, विदुषी थी। विदुषी मतलब ज्ञानी महिला थी संस्कृत भाषा की, इसी वजह से इनको पंडिता बोला गया था। पंडिता की उपाधि क्यों मिली थी? संस्कृत भाषा की ज्ञाता थी, इस वजह से। संस्कृत भाषा जानती थी, संस्कृत भाषा जानती थी, इसी वजह से इनको पंडिता बोला गया। इनके अनुसार हिंदू धर्म जो है वो बहुत प्रगतिशील है, महिलाओं के बारे में, महिलाओं को आज़ादी देता है, ठीक है। जाओ अपने पसंद से जो है शादी कर लो, कोई बात थोड़ी है, जाओ क्रिकेट खेलो, ठीक है। अरे हमारी लड़की जो है जाके कलेक्टर बनेंगी, लड़के चल बर्तन धो, तू लड़का है तेरे को रोटियां ही तो बनानी है, ठीक है। लड़की जा तू खेल, आगे बढ़ना है तूने, यहाँ चल लड़के बैठ झाड़ू लगा। ऐसा है हमारा समाज। हमारा जो हिंदू समाज जो है वो महिलाओं के प्रति बहुत प्रगतिशील रहा है क्या पुराने समय से? नहीं। तो याद रखना है फ्रेंड्स कि प्रगतिशील नहीं रहा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इनका मानना था कि नहीं है, नहीं है करके, ये याद रखना है आप लोगों ने। हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील नहीं है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। इन्होंने विधवा आश्रम खोला था। कौन से जगह पे खोला था विधवा आश्रम? ये आप लोग कमेंट करके बताओ मेरे को, यहाँ से पढ़ो और कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। विधवा आश्रम कहाँ खोला था इन्होंने, ठीक है। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में फ्रेंड्स आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो है आप लोग लाइक भी करते रहेंगे सभी लोग। ओके, विधवा आश्रम उन्होंने पुणे में खोला था, बिल्कुल सही बात है। स्त्री पुरुष तुलना इन्होंने लिखी थी। स्त्री पुरुष तुलना इन्होंने लिखी नहीं थी, ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। ताराबाई शिंदे ने लिखी थी, ताराबाई शिंदे ने। तो ये भी गलत है आप लोगों का, तो ओनली बी, केवल बी इज द आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। अरे केवल 50% लोगों ने आंसर लगाया। कितना इजी क्वेश्चन था ये। पुणे में खोला था उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने विधवा आश्रम कहाँ खोला था? पूना के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, बिल्कुल सही है। मैंने देखा भी है इनका आश्रम, अभी भी चलता है। पंडिता रमाबाई का जो आश्रम है ना, विधवा आश्रम, वो अभी भी चलता है। मैं गया था अभी कुछ समय पहले पुणे किसी काम से, तो मैंने देखा है वहां पर में उनका आश्रम, पंडिता रमाबाई का।
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2, बी इज करेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग। देखिए, मैंने आप लोगों को जो है ना इंडिगो रिवोल्ट के बारे में पढ़ाया था। कितने लोगों ने वो लेक्चर देखा है, पहला वाला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर इंडिगो रिवोल्ट के बारे में? फर्स्ट वाला इसका पार्ट, हिस्ट्री का। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो इंडिगो रिवोल्ट है आप लोगों का, वो बंगाल में हुआ था, नील विद्रोह 1859 के अंदर में, और उन्होंने खेती करने से इनकार कर दिया था, नील की खेती करने से। बिल्कुल सही बात है। और इस ऑपरेशन के अंदर में जो जमींदार लोग किसानों के ऊपर में अत्याचार कर रहे थे, जिससे वो थक गए थे, और जमींदारों के खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन किया था। बताओ क्या ये बात सही है? अभी पोल में क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, जमींदार का जमींदार, बगान मालिक का बगान मालिक हो जाएगा अभी कभी। रोजी खातून जी, आप जो है ना एक बार टीम से कांटेक्ट कर लो, ठीक है? वो आपको पूरा समझा देंगे अच्छे से। इस दिन पढ़ाए थे सर पूजा पाठक जी, दानिश शेख सर सर्च कर लीजिए यूट्यूब के ऊपर में, दानिश सर सर्च कर लो या दानिश शेख सर सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा मेरे लेक्चर्स पूरे। देखिए, जमींदारों से परेशान नहीं थे वो, बागान मालिकों से परेशान थे। बागान मालिक, बागान मालिक कौन थे? बागान मालिक का मतलब होता है फ्रेंड्स वो इंडिगो कल्टीवेटर्स, जो इंडिगो जो है उगाना चाहते थे और इंडिगो बनाना चाहते थे, ठीक है? तो ये याद रखना आप लोगों ने, जमींदार अलग होता है, बागान मालिक अलग है। जो अंग्रेज थे बागान मालिक, जो भारत में नील बनाना चाहते थे, उनसे परेशान थे, ना कि जमींदारों से परेशान थे वो। जमींदार तो उल्टा साथ दे रहे थे इन लोगों का, किसानों का, कि भाई किसानों के लिए तो फायदेमंद है ही नहीं नील की खेती करना। तो आप लोगों का ये वाला गलत है, जमींदार लोगों से परेशान नहीं थे वो लोग, पहली बात तो, ठीक है? तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये वाला नहीं हो सकता, ए ट्रू नहीं हो सकता, आर बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पहला वाला तो सही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कितना परसेंट लोगों ने आंसर दिया है सी का? केवल 25% लोगों ने आंसर दिया है। वाह भाई वाह, आप जो है ना बिल्कुल वही हो, 25%, ठीक है? आपको पता है 25% भूमि के ऊपर में उनसे खेती करवाने के लिए जबरदस्ती करवाया जाता था, 25% लोगों से, ठीक है? थोड़ा और डिटेल में जाऊँ, बहुत डिटेल के अंदर मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, इस चैप्टर को मैं अच्छे से। तो बंगाल के अंदर में 1859 के अंदर में बंगाल के अंदर में रैयत जो किसान थे उनको नील की खेती करने से इनकार कर दिया था, और वो विद्रोह में खड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो बागान मालिक थे वो, उनका कहना था कि कम से कम 25% अपनी भूमि के ऊपर में क्या करो आप, कम से कम नील उगाओ, जो कि बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं था बेचारे किसानों के लिए। इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया था। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बिहार वाले बच्चे हैं वो यूट्यूब में अपने सर्च बॉक्स के अंदर में @बिहार परीक्षा बाय टीपी लिखकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है? बिहार परीक्षा आप लोगों को मिल जाएगा। और यूपी वाले लोग जो है वो यूपी परीक्षा बाय टीपी करके सर्च कर सकते हैं, या यूपी परीक्षा सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? आपके इसके अंदर में करके लिखोगे तो ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा, यूपी परीक्षा बाय टीपी या बिहार परीक्षा बाय टीपी, वो जो सर्च बॉक्स होता है ना उसमें लिखोगे, आपको आराम से मिल जाएगा, उसको कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की गई थी जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। स्त्री पुरुष तुलना, तो ये स्त्री पुरुष तुलना जो थी, ये बेसिकली आप लोगों को बताना है कि किसने लिखी थी। कितना क्या क्वेश्चन पूछते हैं यार जी। बाकी के स्टेट्स के लिए भी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी के स्टेट्स वाले उनके लिए भी जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर आ गया है। निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की थी? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। तो ताराबाई शिंदे, इन्होंने क्या किया था कि जो सामाजिक तौर पर जो स्त्री और पुरुष के बीच में भेदभाव होता है
उसके खिलाफ उन्होंने की थी। ऐसा नहीं था यहाँ पर में कि पुरुष अपने बाल छोटे छोटे क्यों रखते हैं, महिलाएं अपने बड़े बड़े बाल क्यों रखती। जो नेचर था, नेचुरल था, उसके खिलाफ नहीं किया था उन्होंने जो सामाजिक रूप से जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था, और उसके खिलाफ ये बुक लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे। ओके, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली किस स्थान पर चलाई थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि इन्होंने ये जो गोली थी बैरकपुर नाम की जगह पर चलाई थी। बैरकपुर नाम की जगह जो है आप लोगों की, ये आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगी, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये गोली उन्होंने चलाई थी 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को। ये जो है फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह यहां से स्टार्ट नहीं माना जाता। एक्चुअल में 1857 का जो विद्रोह है वो स्टार्ट माना जाता है आप लोगों का 10 मई से, 10 मई। ठीक है, मेरठ से स्टार्ट माना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसकी स्टार्ट होने से पहले ही उसकी पहली गोली चल चुकी थी 29 मार्च 1857 को। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से करते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी हैज इस्टेब्लिश्ड ब्लैंक इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या स्थापित किया था, जल्दी जल्दी से, क्योंकि 3 मिनट बचे हैं, मैम का फिर लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, रितिका मैम का भी उसके बाद में। और मैं चाहूंगा फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सभी के सभी लोग जल्दी से, और चैनल को लाइक भी जरूर कर देना आप लोग सेशन को। टेस्ट लिंक जो है आप लोगों की, इसकी जो टेस्ट लिंक है आप लोगों की, वो टेस्ट लिंक आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर में मिलेंगी। कौन से टेलीग्राम पे मिलेंगी वो मैं बता दूंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, तो नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी साउथ अफ्रीका के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग। नटाल कांग्रेस ये एक आंदोलन था, नटाल नाम की जगह पे गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, 1895 के अंदर में, 1894-95 के अंदर में नटाल नाम की जगह पर गांधी जी ने एक आंदोलन चालू किया था नटाल कांग्रेस के नाम से। ठीक है, साउथ अफ्रीका में कांग्रेस फाउट फॉर पूर्ण स्वराज अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्लैंक इन 1930। 1930 में पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी गई कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए। किसकी लीडरशिप में लड़ी गई थी ये लड़ाई, पूर्ण स्वराज की लड़ाई। तो पूर्ण स्वराज की जो लड़ाई है फ्रेंड्स, ये भी याद रख सकते हो आप लोग कि पूर्ण स्वराज, पूरी कंप्लीट आज़ादी चाहिए हमें, और कंप्लीट आज़ादी चाहिए हमें जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में लड़ी गई थी ये, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हुआ यूँ था कि 1929 में, दिसंबर की बात है, दिसंबर 1929 में लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था। लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, वहां पर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया, और यह बोला गया कि 1930 में 26 दिसंबर को, 26 जनवरी को हम लोग जो है आज़ादी का पहला दिन मनाएंगे, और ये मनाया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। महाजनपद में उपज का एक छठा हिस्सा कर के रूप में किससे लिया जाता था। महाजनपद काल मतलब क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले जनपद के बारे में बताया था। जनपद छोटे छोटे से राज्य, जनपद, हमारे पूरे भारत में छोटे छोटे से जनपद बने हुए थे। जनपद मतलब छोटे छोटे से राज्य। लेकिन फ्रेंड्स आज से करीब 2500 साल पहले क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे जनपद थे वो खत्म हो गए और बड़े बड़े महाजनपद बन गए। मतलब कुछ जनपद बहुत बड़े हो गए और आसपास वाले जनपदों को खा गए, अपने राज्य में मिला लिया, और 16 महाजनपद बच गए थे हमारे पूरे भारत में, उत्तर भारत में। ठीक है, 16 महाजनपद। तो ये महाजनपद काल के अंदर में आज से करीब 2500 साल पहले 1/6 हिस्सा जो है टैक्स के रूप में लिया जाता था। किससे लिया जाता था वो 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में? तो ये जो है 1/6 हिस्सा था फ्रेंड्स, वो किसानों से लिया जाता था। ठीक है, इसको भाग बोलते थे। इस टैक्स को क्या बोलते थे? 1/6 जो हिस्सा लिया जाता था, भाग, उस टैक्स का नाम ही था भाग। 1/6 भाग लिया जाता था। सबसे टैक्स लेते थे वो लोग, हंटर गैदरर्स से, फार्मर से, ट्रेडर्स से, क्राफ्ट पर्सन, हर्डर्स, सबसे लेते थे। ठीक है, ये जो महाजनपद के राजा थे। लेकिन फार्मर्स लोगों से जो है वो 1/6वां हिस्सा लेते थे। मतलब जितना भी उगाया है उसका 1/6 हिस्सा जो है आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर में ये लिया जाता था। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के लिए, कल या परसों आई थिंक आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक ये भी डाला हुआ था, एक वीडियो डाला हुआ था, मोशंस ऑफ द अर्थ। कितने लोगों ने देखा है मोशन ऑफ द अर्थ वाला लेक्चर? आई होप आप सभी लोगों ने देखा हो मोशंस ऑफ द अर्थ वाला लेक्चर, और आप लोगों को पसंद भी आया हो लेक्चर मोशंस ऑफ द अर्थ। और अभी एक रिकॉर्डिंग डाली है भावेश सर ने, काफ़ी एक मतलब मोटिवेटिंग रिकॉर्डिंग है, वो काफ़ी अच्छा लगा वो सुनकर, और काफ़ी मोटिवेशन भी मिला, मुझे खुद भी मिला और हमारी पूरी टीम को मिला। ठीक है, चलिए, तो क्रॉप्स के ऊपर में, फसल के ऊपर में जो है फ्रेंड्स 1/6 जो लगाया जाता था टैक्स किसानों पर, उसको भाग बोलते थे। जो जो बुनकर होते थे,
जो कारीगर होते थे, लोहार सोनार वगैरह, उन लोगों को हर महीने एक दिन जाकर राजा के लिए काम करना पड़ता था टैक्स के रूप में। जो पशुपालक होते थे उनको जो भी एनिमल का प्रोड्यूस होता था वो देना पड़ता था। जैसे अगर दूध निकल रहा है तो दूध निकाल के दे दो, अगर मुर्गी है तो मुर्गी के अंडे दे दो राजा के पास में ले जाके, मतलब राजा के पास में ले जाके मतलब नहीं राजा जी ये लो अंडा लो करके, नहीं, मतलब टैक्स के रूप में जमा कराना पड़ता था। ठीक है, अगर आप व्यापार करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता था पैसे के रूप में। अगर हंटर गैदरर हो, आप शिकारी और संग्रह करता हो, तो जो भी आपने जंगलों से लेकर आए हैं वो आपको राजा को देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। ठीक है, इस तरीके से था। तो फ्रेंड्स ये वाली चीज़ थी, ये आप लोगों का आई थिंक शायद से अभी मैम की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इसको हम लोग आगे में कंटिन्यू करेंगे कल। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी लोग हैं। टेलीग्राम के ऊपर में सर्च करना है आप लोगों ने DANISHSHEIKH, ये सिंपली सर्च करो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो बिहार वाले बच्चे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर में आई थिंक भावेश सर ने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में बिहार की लिंक और यूपी की भी लिंक डाल दी है। तो जो भी यूपी वाले बच्चे हैं वो यूपी वाली लिंक चैनल को ज्वाइन कर ले, जो बिहार वाले बच्चे हैं वो बिहार वाले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों की जितनी भी एग्जाम्स होगी आप लोगों के राज्य के अंदर में, उन सारी एग्जाम्स की डिटेल और नॉन टीचिंग से रिलेटेड भी जो एग्जाम्स है उनकी भी तैयारी वहाँ पर मैं आप लोगों को करवाई जाएंगी, ताकि आप लोग अच्छे से कर सके उसको और अच्छे से तैयारी। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। आप लोग तब तक चैनल को, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जो आपका टीचिंग परीक्षा चैनल है उसमें वीडियो में जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हो जो अभी थोड़ी देर पहले भावेश सर ने डाला है, वो वीडियो को भी। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।